सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू mahindraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु। जी हाँ, स्वागत है महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज आप लोगों ने देख तो लिया कि टॉपिक का नाम क्या है। 7 बेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व रीअरेंजमेंट। जी हाँ, ट्रिक्स की बात हो गई है अब इंग्लिश लैंग्वेज में। आप लोगों ने मैथ्स में ट्रिक्स सुनी हुई है, करी हुई है, रीजनिंग में ट्रिक्स सुनी हुई है, करी हुई है, बट बात करें इंग्लिश की तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश में उन ट्रिक्स के बारे में जिनसे हम रीअरेंजमेंट सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी ट्रिक्स है, वही हमारे बेसिक से रूल्स हैं जिनको हम ट्रिक्स में अगर कन्वर्ट कर लें तो काफी हद तक चीजें हमारे लिए इजी हो जाती हैं। रीअरेंजमेंट का ये पोर्शन जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में डिफिकल्ट इतना है नहीं। चलिए पढ़ते हैं इसे एक्चुअल में कि रीअरेंजमेंट है क्या। देखिए, कोई आप रीअरेंजमेंट के बारे में पहले पढ़ ले रहे हैं, एग्जैक्टली रीअरेंजमेंट होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम बात करें पैसेज की, एक पैसेज होता है हमारा, एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज में उसकी पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, 7, 8, 9 लाइन तक दी है किसी एक पैसेज की, जिस पैसेज में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आगे पीछे कर दी जाएंगी सभी लाइंस को, और उनको आपको दिया होता है इस तरीके से A B C D E F G करके अलग अलग ऑप्शंस में दिया होगा। आपको क्या करना है, इसी को पहले अरेंज करना है कि फर्स्ट लाइन क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, एंड सो ऑन। क्लियर। देन उसके बाद फिर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट, सेकंड एंड थर्ड, एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक बात सभी को? तो करते कैसे हैं सॉल्व इन सारी चीजों को, देखो अभी अपने एक माइंड में रखेंगे वन बाय वन। देखिए, अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट की तो इतना समझ आ ही गया हमें कि रीअरेंजमेंट है तो एक पैसेज है, जिस पैसेज में हमें पहचानना है कि पहली लाइन कैसी, दूसरी लाइन कैसी। क्लियर। क्या क्या चीजें हैं, वो हमारी क्या क्या ट्रिक्स हैं, वन बाय वन हम उनको देखते हैं। देखिए, अब जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो जो चीजें हमें याद रखनी है सबसे ज्यादा वो ये है, पहला सेंटेंस। कोशिश करनी है आपको फर्स्ट सेंटेंस आप पहचान लें, और जो फर्स्ट सेंटेंस हम पहचानने की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस जो होता है हमारा जनरली वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, शुरुआत हो रही है पैसेज की, जहां पर वो इंट्रोडक्शन दे रहा है किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में वो पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है। क्लियर। तो पहला सेंटेंस पहचानना आपको, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। पहचानेंगे कैसे वो अभी सीखेंगे, अभी बस जनरल सी बातें याद रख लीजिए कि टास्क क्या होता है हमारा सॉल्व करने के लिए। तो पहली चीज हो गई हमारी कि फर्स्ट सेंटेंस पहचानेंगे हम, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो है कि कोशिश करनी है, ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के पेयर बनाने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जैसे पेयर बन जाएंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाता है। और फाइनली जो लास्ट में सेंटेंस आता है वो सेंटेंस आपका या तो कंक्लूजन होगा या किसी चीज का रिजल्ट होता है। जनरली ऐसा होता है कि वो कंक्लूजन या रिजल्ट वाली चीजों को हमें बताएगा, हमेशा कुछ नहीं होगा। तो जनरली ऐसी चीजें होती है, तो जनरल कंडीशंस ये जिनको आपको अपने माइंड में रखना होगा। क्लियर। तो देखिए, हम पहली चीज देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस अगर हमें पहचानना है तो हमें इतना पता चल गया कि फर्स्ट सेंटेंस है अगर हमारा तो वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा। क्लियर है यहां तक बात सभी को? अब फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या चीज माइंड में रखनी होगी। पहली चीज जो कि हमारा आर्टिकल, पहली चीज जो कि हमारा आर्टिकल। आर्टिकल में हमने देखा हमारे सामने लाइंस दी हुई हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं डिफरेंट, जिसमें दिया हुआ इस तरीके से ABCD करके आपके सामने सेंटेंसेस दिए हुए हैं। क्लियर। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपने देखा जो आर्टिकल वाली बात है जिसको आपको अपने माइंड में रखना है वो ये रखना है कि कहीं भी अगर नाउन दिया हुआ है, क्लियर, तो नाउन दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल भी तो हो सकता है। नाउन दिया है, आर्टिकल भी हो सकता है। और आर्टिकल होगा तो आर्टिकल आपको मालूम है दो तरीके के आर्टिकल होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल द, और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि इन दोनों में जो नाउन है, दोनों के दोनों नाउन अगर सिमिलर हैं और आर्टिकल दिया हुआ उसमें एक जगह डेफिनेट आर्टिकल और एक जगह इंडेफिनिट आर्टिकल, तो आपको कोशिश करनी कि पहले क्या आएगा,
तो आर्टिकल के बारे में बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता तो बता ही दे रहे हैं। तो बेसिक सी चीज ये है कि अगर कहीं भी इनडेफिनिट आर्टिकल है तो यानी कि वहां पर उस नाउन की बात पहली बार हो रही है, और अगर वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दिया हुआ है यानी कि उसकी बात दोबारा हुई। बात समझ आई? जैसे देखो एक एग्जांपल दें, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। अभी अगर बोला जाए इस तरीके से कि मैं किसी लड़के से मिला, यानी कि जिसको मैं जानता नहीं हूं, पहली बार बात कर रहा हूं, मैं किसी लड़के से मिला, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई मेट अ बॉय। मैं किसी लड़के से मिला, आई मेट अ बॉय। दोबारा बोला, उस लड़के की बात दोबारा की जाए, हमने बोला कि वो लड़का डॉक्टर था, द बॉय वाज अ डॉक्टर। यानी कि पहली बार बात हुई तो हमने बॉय से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किया, दोबारा उस लड़के की बात हुई यानी कि हमने यूज किया आर्टिकल दा। तो बेसिक सी चीज दिमाग में रखनी है, कहीं भी अगर सेम नाउन दिया है और एक नाउन से पहले आर्टिकल दा दिया हुआ है यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, और एग्जैक्टली दूसरे नाउन से पहले दिया है इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन, तो पहले जो आएगा वो इंडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए, बाद में जो होगा वो डेफिनेट आर्टिकल आएगा। अभी हमने यहां पर यह चीज पढ़ी है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से सेंटेंस की शुरुआत होगी। आपको सबसे मेन काम करना है जो, वो करना है पेयर बनाने वाला काम। एक काम करिएगा, आप सभी लोग नोट जरूर करते रहेगा। पहला रूल है आपका जो कि आर्टिकल पर बेस्ड है, इसको लिखिएगा जो आर्टिकल पर बेस्ड आपका रूल है। यानी कि सबसे पहली चीज, अगर आर्टिकल आपको दिख जाता है, आर्टिकल का मतलब कि वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल है और एक डेफिनिट आर्टिकल, तो पहले जो आएगा वो इंडेफिनिट आर्टिकल वाला नाउन होना चाहिए, उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल वाला नाउन होना चाहिए। अभी हम सिर्फ पेयर बना रहे हैं कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। क्लियर? तो यहां तक बात समझ आ गई होगी आई गेस। फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला रूल हमारा समझ आ गया जो आर्टिकल था। दूसरा रूल देखते हैं जो कि हमारा है नाउन और प्रोनाउन पर बेस्ड। अब देखते हैं, देखो नाउन और प्रोनाउन पर बेस्ड क्या चीजें हमारी यहां पर हैं। जैसे कि वही फिर से बात, अगर दी हुई है लाइंस, यानी कि सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमारे बहुत सारे, और हमें पता है कि यहां पर दिया है प्रोनाउन और प्रोनाउन के बाद यहां दिया हुआ है नाउन, यानी कि इसी नाउन का प्रोनाउन अगर किसी और सेंटेंस में दिया है तो आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी होगी कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के बाद ही आएगा। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि अगर हम ये सोच ले कि नहीं प्रोनाउन पहले आएगा नाउन बाद में। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर किसी नाउन की बात हो रही है उसके बाद प्रोनाउन की, तो पहले आना चाहिए नाउन, उसके बाद आना चाहिए प्रोनाउन। तो सेकंड रूल हो गया, इसको लिख लीजिए कि पहले नाउन आएगा देन उसके बाद आएगा प्रोनाउन। ये रूल्स लिखते रहिएगा क्योंकि इसके बाद अभी हम कराएंगे रीअरेंजमेंट, उसमें सारी की सारी चीजों को हमें फॉलो भी करना है। क्लियर? तो पहले हमें पता चल गया नाउन आएगा, उसके बाद आएगा हमारा प्रोनाउन। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि नाउन तो एक दिया है और जो प्रोनाउन है उस नाउन के वो एक से ज्यादा हो, ये भी तो हो सकता है ना। और अगर प्रोनाउन एक से ज्यादा होते हैं तो आपको क्या करना है उसके लिए, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है। देखिए एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है, मैं चाहूंगा स्क्रीन को अगर पूरा दिखाया जाए यहां पर, तो एग्जांपल से हम देखेंगे कि समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या आना चाहिए क्या। जैसे कि अभी जैसे यहां एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक नाउन है, नाउन से ज्यादा प्रोनाउन, हम देखते हैं यहां पर नाउन क्या है, उसके प्रोनाउन क्या है। पहला सेंटेंस दिया हुआ है स्क्रीन पर, देखिए से पढ़िए। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कम टू द क्लास, जो कि क्लास में आते हैं एट 8 to 10 बैच टाइमिंग, 8 to 10 बैच टाइमिंग में, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्लास, उनकी क्लास कंप्लीट होने के बाद। किन की क्लास कंप्लीट होने के बाद? उन्हीं स्टूडेंट्स की। यानी कि यहां हमें दिख गया कि जो स्टूडेंट्स दिया हुआ है ये हमारा नाउन है, स्टूडेंट्स हमारा नाउन हो गया। इसी का ही प्रोनाउन हमारा यहां पर मिल गया जो कि देयर दिया हुआ है, इसका प्रोनाउन मिल गया। ये अभी एक ही सेंटेंस है। अब हम देखते हैं और कितने हमारे यहां प्रोनाउन मिलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ा जो हमारा बी दिया हुआ है, दे एंजॉय एंड गॉसिप विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, गॉसिप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कौन करते हैं? दे आ गया फिर से, यानी ये एक और प्रोनाउन आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, दे डिस्कस द क्वेरी, वो क्वेरी डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी को वो डिस्कस करते हैं, यानी वो डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, एक और प्रोनाउन हमारा यहां आ गया। एग्जैक्टली हमने देखा, देखो डी दिया हुआ है लास्ट जो सेंटेंस, दे डिस्कस द क्वेरी, वो क्वेरी डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू देयर अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स से रिलेटेड जो क्वेरीज है वो उसको डिस्कस करते हैं। अगर हमने देखा यहां पर, यानी कि यहां पर भी हमारा प्रोनाउन दिया हुआ है।
तो अब हम यहां पर देख चुके हैं एक चीज कि नाउन हमारा एक बार आया, उसके बाद ये प्रोनाउन आ गए हमारे 3 सेंटेंसेस में। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक से ज्यादा प्रोनाउन है, तो आप किस प्रोनाउन को वहां पर सेलेक्ट करेंगे? तो याद रखिएगा एक चीज, हमें चेक करना होगा कि ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जिसमें उस नाउन जैसी बात हो रही है। तो हमने पहले पढ़ा नाउन में क्या बात हो रही थी। नाउन में बात हो रही थी कि जो स्टूडेंट्स है हमारे, स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, एक बैच टाइमिंग दी हुई है, क्लास में आते हैं, तो उससे रिलेटेड बात जिस प्रोनाउन में हो रही होगी हमें वो वहां पर लगाना होगा। हमने देखा यहाँ पर बी सेंटेंस दिया हुआ है, दे एंजॉय एंड गॉसिप विद अनदर, वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और गॉसिप करते हैं। तो ये तो आएगा नहीं क्लास के बाद, क्योंकि बात हो रही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्लास, क्लास कंप्लीट होने के बाद वो क्या करते हैं। तो उससे रिलेटेड नहीं हुआ, करने को वो गॉसिप कर सकते हैं, बट हमें देखना होगा उससे रिलेटेड क्या है। अब हमारे 2 ऑप्शन और बचे, एक सी बचा, दूसरा हमारा डी बचा। सी में दिया हुआ है दे डिस्कस द क्वेरी रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी डिस्कस करते हैं। और डी में दिया हुआ है दे डिस्कस द क्वेरी रिलेटेड टू देयर अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेरी डिस्कस करते हैं। देखिए दोनों ही चीजें हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है यहां पर, लेकिन आपको क्या करना है, नाउन में क्या बात हो रही है। नाउन में बात हो रही है क्लास की, तो क्लास में आते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, तो वो पढ़ने ही तो आएंगे, ये सुनो, तो वो पढ़ने आएंगे अगर यहां पर, तो पहले क्या आना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, पहले सब्जेक्ट ही आना चाहिए, कि जो डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। करने को वो अपने अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट हमें देखना होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट यहां सेंटेंस कौन सा बनेगा। तो आई गेस यहां तक समझ आ चुका होगा सभी को कि नाउन दिया हो, उसके बाद अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन दिए होंगे तो वहां पर वो प्रोनाउन आएगा जिस प्रोनाउन में उस नाउन जैसी बात हो रही होगी। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हमारा रूल यहां तक क्लियर हो गया, लिख लीजिएगा, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए तो ये वो सारी की सारी चीजें थी जो आपने देख ली कि नाउन है, नाउन से ज्यादा प्रोनाउन दिया होगा तब आपको क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं। इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट रूल है हमारा। देखिए ये जो वर्ड्स हमारे दिए हुए हैं, ये जो वर्ड्स हमारे दिए हुए हैं, ऑल्सो, टू, इनफैक्ट, इवन, स्टिल एंड सो ऑन, इस तरीके के वर्ड्स। देखिए इन वर्ड्स का बहुत बड़ा यूज है। ये जो वर्ड्स हैं हमारे, क्योंकि ये ट्रिक्स अगर बनी है कहीं से तो ट्रिक्स ऐसे ही नहीं बनी, इनका यूज क्या है आपको वो देखना होगा। देखिए आंसर आ रहे हैं, देखिए अभी उसको रीअरेंज नहीं कराया था, आंसर मत दीजिए उसका ACDB, आंसर मत दीजिए, सिर्फ समझाने के लिए था। आप एक काम करिए, इसको देखिए और समझते हैं हम आगे कि जो वर्ड्स दिए हैं, इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको कहीं भी दिखते हैं, जैसे हमने देखा ऑल्सो, तो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए इसका हमने एग्जांपल दिया, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड सम ग्रेन्स टू द फार्मर्स। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को कुछ ग्रेन्स भी प्रोवाइड करवाए। गवर्नमेंट ने भी फार्मर्स को कुछ ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए। अब जो ये भी का सेंस आ रहा है, तो भी का सेंस हमें देखना पड़ेगा ना किसके लिए यूज हो रहा है। ये सुनो, देखिए अभी यहां दिया हुआ है द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड भी कर, गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड करवाया, यानी कि कोई और पर्सन भी होगा जिसने प्रोवाइड करवाया होगा। ग्रेन्स यहां प्रोवाइड की बात हो रही है, तो ऑल्सो आ गया, ऑल्सो का मतलब भी, इसने भी का मतलब कोई और भी रहा होगा ना। तो आपको बस यही चीज देखनी है कि कहीं भी दिया है ऑल्सो जिसका मतलब है भी, कहीं भी दिया है TO2 जिसका मतलब है भी, इनफैक्ट यानी इसके अलावा कुछ और, इस तरीके का सेंस आपको मिलता है जहां पर आपको यह पता चले कि इससे पहले ही कोई बात हो चुकी है, तो यानी कि उससे पहले भी कोई एक सेंटेंस होना चाहिए, तभी तो वो कनेक्ट होगा कि गवर्नमेंट ने भी अगर फार्मर्स को कुछ प्रोवाइड करवाया, हो सकता है कोई और भी रहा हो जिसने फार्मर्स को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया। क्लियर होगी बात? तो इन वर्ड्स को लिख लीजिएगा, इन वर्ड्स को लिखें और देखिए, इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, माइंड में रखिएगा, कहीं भी अगर इस तरीके के वर्ड्स आते हैं यानी कि उनसे पहले इस तरीके की किसी एक सेंटेंस की बात होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे वर्ड्स हो गए। इसके अलावा देखते हैं हमारे कुछ वर्ड्स और भी होते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स जो हमारे वो ये हैं, दिया हुआ है यहां पर दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरीके के वर्ड जिन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए नाम तो भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस पता होना चाहिए इसका यूज क्या है। जैसे हमने देखा अभी यहां दिया हुआ है दिस, हमने कहा कि मुझे ये पेन पसंद है, आई लाइक दिस पेन, तो उससे पहले हो सकता है मैं इस पेन की क्वालिटी कुछ बता रहा हूं, विच पेन,
हमने पूछा विच पेन, तो हमने बताया दिस पेन। दिस पेन तो अभी आप देख पा रहे, जब नहीं देख पा रहे यानी उससे पहले उसकी बात होनी चाहिए ना। ये सुनो, देखिए एग्जाम्पल समझते हम कैसे। हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ यहां पर, आई कैन कंप्लीट दिस वर्क, मैं ये वर्क कर सकता हूं। विच वर्क, उस वर्क की बात पहले हो जानी चाहिए कि ये वर्क है, ये डिफिकल्ट है, ये ऐसा वर्क है, इजी वर्क है, ये जैसा भी वर्क है, कौन कर सकता है इस वर्क को। और आपने बोला आई कैन कंप्लीट दिस वर्क, मैं ये वाला वर्क कर सकता हूं, यानी कि उस वर्क की बात हो जानी चाहिए। बात क्लियर हुई यहां तक सभी को? एग्जैक्टली देखो एक और सेंटेंस हमारा दिया हुआ है यहां पर, आई कैन सर्वाइव इन सच सर्कमस्टेंसेस, इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस में मैं सर्वाइव कर सकता हूं। तो सर्वाइव कर सकता हूं इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस में, यानी परिस्थितियों में, तो किस तरीके की वो परिस्थितियां हैं इसकी बात हो जानी चाहिए। जैसे कि देखो अभी एक एग्जांपल दें, जैसे हमने कहा वी वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल यूजिंग कैश आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद कैश को यूज करने में हमने काफी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। स्टिल आई कैन सर्वाइव इन सच सर्कमस्टेंसेस, फिर भी मैं इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस में सर्वाइव कर सकता हूं। तो विच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वही डिमोनेटाइजेशन के बाद वाला टाइम, यानी कि इस तरीके के वर्ड्स अगर दिए हुए हैं तो इस तरीके के नाउन या इस तरीके की चीजों की बात पहले हो जानी चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो रीअरेंजमेंट में अगर इस तरीके के वर्ड्स आपको दिखते हैं कहीं भी, तो आपको दिमाग में बस एक चीज रखनी है कि इनसे पहले उस तरीके का कोई सेंटेंस होगा जहां पर उस तरीके की बात हो रही होगी और ये सेंटेंस उससे कनेक्ट हो जाएगा। हमें यहां पर पेयर बनाने हैं। एक काम करिएगा, सभी चीजों को नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, एक एक रूल को नोट डाउन करेगा, क्योंकि रूल नोट डाउन करेंगे आप तभी वो दिमाग में रहेंगे। 7 रूल्स हैं और 7 ये गोल्डन रूल्स हैं, बेस्ट ट्रिक्स है आपकी, इनको माइंड में रखेंगे तो आपके जो रीअरेंजमेंट का सेक्शन है कभी भी उससे डर नहीं लगेगा। क्लियर? देखिए इसके बाद देखते हैं हम आगे, हमारा 4 रूल हो गए, आगे हमारा देखते हैं क्या रूल आता है। देखिए अगर हम देखें कुछ कंजंक्शंस होते हैं हमारे, कंजंक्शन जिनसे कि हमारे 2 सेंटेंस कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पेयर बनाना है और पेयर बनाएंगे तो पेयर में कुछ ना कुछ वर्ड्स होने चाहिए। जैसे 1 बाय 1 हम कंजंक्शन को देखे, देखिए पहला कंजंक्शन यहां दिया हुआ है जो बट हमारा जो कंजंक्शन दिया हुआ है, देखते हैं बट दिया है और दिया, देखते हैं कंजंक्शन है क्या। हमने देखा बट, तो ध्यान रखिएगा दिया है कहीं बट, नेवरदलेस, व्हाइल, इस तरीके के वर्ड जो कि हमेशा ये बताते हैं कि इनसे अगर कभी भी 2 सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं तो वो एक दूसरे का अपोज करते हैं। क्या करते हैं? अपोज करते हैं एक दूसरे का। कैसे अपोज करते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल दिया हमने, महिंद्राज हैज प्रोवाइडेड मैनी फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स, महिंद्राज ने बहुत सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई, बट द स्टूडेंट्स आर नॉट यूटिलाइजिंग दोस फैसिलिटीज, बट जो स्टूडेंट्स हैं उन फैसिलिटीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन ही तो हो गया, अपोज की बात हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो गई। तो याद रखिएगा जहां कहीं भी बट दिया हुआ है, इनसे जो अगर 2 सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं तो वैसे ही सेंटेंस होने चाहिए जहां कॉन्ट्रडिक्शन हो। एग्जैक्टली हमने दूसरा देखा, दिया हुआ है यहां पर और दिया हुआ है, यानी कि या तो ये या तो वो, इस तरीके की चीजों को अपने माइंड में रखना है। तीसरा हमने देखा ऐसी जर्नल सा हमारा, अगर एक और कंजंक्शन हमने कहा एंड, कि एंड अगर आ जाएगा हमारा तो यानी कि जो सेंटेंस पहले दिया और एक सेंटेंस बाद में, जर्नल से 2 सेंटेंस होते हैं जो पैरेलल से चलते हैं, इसको माइंड में रखना है। नॉट ओनली दिया है तो कनेक्ट होना चाहिए, बट ऑल्सो से, नीदर दिया है तो कनेक्ट होना चाहिए, नॉर से, इधर दिया है तो और से, इस तरीके की चीजों को आपको अपने माइंड में रखना होगा, जो कि बहुत सिंपल से कंजंक्शंस है, इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे, इतना हमें भरोसा है अब, है ना। तो 5वीं चीज जो कि कंजंक्शन को आपको अपने माइंड में रखना है, कंजंक्शन को माइंड में रखिएगा ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और कंजंक्शन है हमारा, जैसे सो हो गया, देयरफॉर हो गया, थस हो गया, हेंस हो गया, देंस हो गया, जो कि हमें जनरली ये बताता है कि कोई रिजल्ट है, कोई कंक्लूजन है। अब देखिए इससे एक चीज और याद है, याद रखिएगा जरूरी नहीं कि सो दिया है, देयरफॉर दिया है तो वहां जो रिजल्ट है या जो सेंटेंस है वो आपका आखिरी सेंटेंस है, क्योंकि हो सकता है जहां जो रिजल्ट दिया है वो एक सेंटेंस का हो, क्योंकि ये भी तो हो सकता है रिजल्ट आपका एक सेंटेंस का हो, और आपको तो ये पहचानना है कि जो वहां रिजल्ट आएगा या कंक्लूजन आएगा वो पूरे के पूरे पैसेज का होना चाहिए। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा, रिमेंबर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पैसेज। एक पैसेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपको वो अपने माइंड में रखना होगा।
देखिए बेसिक स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है उसको जरा देख लें। बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि महिंद्राज में हमने डिफरेंट एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया महिंद्राज में डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। हमने देखा वन ऑफ दैम इज ग्रीन कार्ड, अदर वन इज ग्रीन प्लस, नेक्स्ट वन इज सिल्वर कार्ड एंड जेनेटिक कार्ड एंड सो ऑन। तमाम हमने टाइप्स बता दिए, यानी कि किसी सेंटेंस में अगर कई सारे टाइप्स की बात है, टाइप्स की बात के बाद एक ये प्रकार है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, देन उसके बाद सपोज यहां उनकी क्वालिटी भी बताई जा रही है। पहले बात हो गई हमारी सिल्वर कार्ड की, कि सिल्वर कार्ड की क्या फैसिलिटी है हमने वो बताया। देन बताया हमने कि ग्रीन का जो ग्रीन प्लस कार्ड है उसकी फैसिलिटी क्या है ये बताई। देन उसके बाद हमने देखा कि हमारा ग्रीन कार्ड क्या है उसकी फैसिलिटी बताई। देन उसके बाद हमने देखा जेनेटिक क्या है उसकी फैसिलिटी बताई एंड देन सो ऑन। यानी कि टाइप्स दिए हों, देन उसके बाद वो सेंटेंसेस दिए हों, तब अगर आपको अरेंज करना है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमेशा फॉलो होगा। वो स्ट्रक्चर ये है, आपने देखा पहले बात किसकी हुई थी, पहले बात हुई थी ग्रीन की, तो यानी कि सबसे पहले जो क्वालिटी बताई जाएगी वो बताई जानी चाहिए ग्रीन कार्ड की। बात समझ आ रही है? देन उसके बाद हमने देखा यहां बात हो रही है ग्रीन प्लस की, तो यानी उसके बाद जो क्वालिटी बताने वाला सेंटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रीन प्लस वाला। देन उसके बाद सिल्वर होना चाहिए, देन जेनेटिक होना चाहिए, देन सो ऑन। यानी कि आपको जो देखना है समझना है वो ये करना है कि जिसकी बात पहले हो रही है आपको बस यही देखना है क्वालिटी भी उसी की ही पहले बताई जानी चाहिए। दिस इज द जर्नल एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको अपने माइंड में रखना होगा। आई गेस यहां तक समझ आ गया होगा। 6 रूल आपके हो गए, आखिरी रूल और बचा हुआ है जिसको आप अपने माइंड में रखना जरूरी है। देखिए वो आखिरी रूल हमारा क्या है, मेक अ सीक्वेंस ऑफ रॉन्ग अरेंजमेंट। अब कहेंगे सर जी अब ये रॉन्ग अरेंजमेंट का क्या मतलब है, अभी तक पढ़ा है भैया करेक्ट अरेंजमेंट बनाए, अब ये रॉन्ग अरेंजमेंट का क्या मतलब है। देखिए बहुत बड़ा यूज है रॉन्ग अरेंजमेंट बनाने का भी। देखिए इसके पीछे है क्या, सपोज आपके सामने सेंटेंस दिए हैं, जैसे कि हमने कहा ये सेंटेंस दिए हैं आपके सामने। मैं चाहूंगा स्क्रीन अगर थोड़ी पूरी दिखाई जाए। जैसे कि हमने देखा यहां हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं, सेंटेंस हमने कहा ए दिया है, बी सी डी ई एफ तक हमने एग्जांपल ले लिया कि इस तरीके के हमारे सेंटेंस दिए। देन उसके बाद आपने इसका रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद आपने देखा यहां पर कि जो उसका अरेंजमेंट आया वो आया ये, जिसमें दिया है ई एफ ए बी डी सी। सपोज करिए इस तरीके का आपका कोई इसका आंसर बना। अब वहां पर क्वेश्चन पूछा गया which of the following should be third sentence after the rearrangement, यानी रीअरेंजमेंट के बाद थर्ड सेंटेंस उसमें से कौन सा होगा। आपका जो आंसर था आपने देखा मेरा जो थर्ड सेंटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए ए, और आपने देखा यहाँ ऑप्शन, ऑप्शन में ए ना तो यहां दिया, यहां दिया, यहां कहीं ऑप्शन में ए दिया ही नहीं है। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जब ऑप्शन में दिया ही नहीं है जो आपका रीअरेंज बना, तो क्या मतलब बना इतनी देर तक मेहनत करने का। जब ऐसी कंडीशन आती है यानी कि पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका गलत हो गया। अरेंजमेंट गलत हो गया तो कोई मतलब नहीं, मतलब दोबारा आप लगाएंगे तो तुक्का लगाएंगे और तुक्के में सही भी हो सकता है और गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है वो हम बताते हैं आपको कि रॉन्ग सेंटेंस या रॉन्ग अरेंजमेंट जो बनाना है वो क्या बनाना। देखिए रॉन्ग अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे आप, जैसे कि यहां पर पूछा गया कि थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, तो आपको इतना तो पता है कि जो यहां दिया है ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन में डी दिया है, सी दिया है, बी दिया है, एफ दिया है, ई दिया है, यानी कि जो ऑप्शन में दिया है वो तो होगा अगर थर्ड सेंटेंस तो उसी में से ही तो होगा, और जो ऑप्शन में नहीं दिया क्या वो कभी थर्ड हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बस वही है कि आपने साइड में लाइन लिख लीजिएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 करके आप नंबरिंग डाल लीजिए। देन उसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस पूछा, थर्ड यहां पर कौन सा नहीं हो सकता, आपने देखा ए कभी नहीं हो सकता थर्ड, क्योंकि ए तो ऑप्शन में दिया ही नहीं। एग्जैक्टली आपने सारे वो लगा दिए कि फर्स्ट में क्या नहीं हो सकता आपने लिख लिया बी, सेकंड में क्या नहीं हो सकता आपने लिख लिया सी। इस तरीके से एक आपके सीक्वेंस बन जाएगा जो कि रॉन्ग अरेंजमेंट का सीक्वेंस है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा जब आप अपना सीक्वेंस बनाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है मेरा अगर यहां बिल्कुल भी मैच कर रहा है, रॉन्ग सीक्वेंस है, यानी कि आप गलत जा रहे हैं और आपको फिर से वहां पर देखने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। बात समझ आई?
तो ये आपका लास्ट और 7th रूल था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे कितना भी हम मेहनत कर ले, देन उसके बाद अगर अरेंजमेंट गलत हो जाए, एक भी गलत हो जाए, तो फिर लगता है यहां सब कुछ गलत हो जाता है। बिल्कुल, कई लोग कह भी रहे गलत हो जाता है। रवि जी, हुडी बाबा, क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको देखिए, तैयार हो जाइए, पेन पेपर ले लीजिए। आपके सामने एक अभी रीअरेंज आएगा, जो कि एसबीआई एग्जाम का है, एसबीआई पीओ लेवल का है। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से 2 रीअरेंजमेंट के सेंटेंस हमने उठाए हैं, जिसको आपको सॉल्व करना है उन सेंटेंसेस को, और देखते हैं वही सारे रूल और नियम लगाइएगा, दिमाग में याद रखिएगा, और उसके बाद रीअरेंज सॉल्व करेगा। तो फटाफट एक बात बताइए कि आप लोग रेडी हैं सॉल्व करने के लिए? कमेंट बॉक्स पर यस और नो टाइप करके फटाफट भेजिए। यस सर, आंसर आने लग गए, वेरी गुड। रवि जी, बहुत बढ़िया। रॉन्ग हो जाता है सर जी। रामनाथ जी, कोई बात नहीं, अभी आप करेंगे। अंजलि जी, यस सर, चलिए ठीक है, ये ट्रिक सही है, वेरी गुड। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, और आपका रीअरेंजमेंट आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, उसे सॉल्व करिएगा। आपके पास टाइम कम से कम ही दिया जाएगा, और एक बार हम पढ़ के बता देंगे रीअरेंजमेंट है क्या, देन उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना है, सारी चीजों को माइंड में रखना है। एंड आपका रीअरेंजमेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे सॉल्व करिए। SBI PO 2008, किसी ने नो सर भी लिखा है, अभी रेडी नहीं है, रेडी हो जाइए और कोशिश करिए, बिल्कुल सही होगा, कोशिश करिए। देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, कहना क्या चाह रहा है। पहला सेंटेंस दिया है, मोर ओवर सैलरीज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में सैलरी है, यानी पब्लिक सेक्टर जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर जो सैलरी है, आर नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज दोज ऑफर्ड बाय प्राइवेट और फॉरेन कॉर्पोरेट। वहां पर वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, यानी कि इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि प्राइवेट और फॉरेन कॉर्पोरेट हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, दिस ट्रेंड शुड बी अ वेकअप कॉल। इस ट्रेंड को वेकअप कॉल की जरूरत है, यानी जागरूक होने की जरूरत है फॉर स्टेक होल्डर्स के लिए, टू एग्जामाइन, ताकि वो एक चीज को एग्जामाइन कर पाए, यानी कि समझ पाए, जांच कर पाए। व्हाई एम्प्लॉइज आर सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, कि जो एम्प्लॉइज हैं अपनी बेहतर अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहे हैं विद प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रोड। चाहे अब्रोड हो चाहे इंडिया हो, प्राइवेट कंपनीज में ये बेटर अपॉर्चुनिटीज क्यों ढूंढ रहे हैं। सी दिया हुआ है हमारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि पीएसई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सीवर चैलेंजेस। उनको सीवर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है इन अट्रैक्ट करने में, मोटिवेट करने में, एंड रिटेनिंग द की स्टाफ, अपने की स्टाफ को रिटेन, यानी कि सी बता दिया, वेरी गुड। कई लोग बता रहे हैं फर्स्ट सी होगा, पूरा अरेंज करके बताइए, पहला नहीं, पूरा अरेंज करके बताना है आपको, बहुत बढ़िया। सी पहचान लिया कई लोगों ने, पहला सेंटेंस है, अब ये सही है या गलत वो आप जानेंगे, अभी आंसर देखेंगे तब। फटाफट आगे भी बढ़िए, डी दे पढ़ते हैं हम। हैविंग आइडेंटिफाइड दीज, इन सभी को आइडेंटिफाइड करने के बाद एज अ रीजंस की तरह, व्हाई एम्प्लॉइज लीव पीएससीज, जो एम्प्लॉइज है पीएससी क्यों छोड़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्पावर स्टेक होल्डर्स। अब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करना है, यानी कि टू फाइंड द वेज टू रिमेडी द सिचुएशंस को रिमेडी करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए सोल्यूशन ढूंढने हैं, वेज ढूंढने हैं। वन रीजन इज दैट, ई पढ़ते हैं, एक रीजन ये हो सकता है दैट एम्प्लॉइज ल्यूर्ड अवे बाय प्राइवेट फर्म्स, कि जो एम्प्लॉइज हैं वो प्राइवेट फर्म्स की तरफ ल्यूर अवे हो जाते हैं, यानी खिंचे चले जाते हैं। आर मोर विलिंग टू अंडरटेक प्रोफेशनल रिस्क, और प्रोफेशनल रिस्क लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा विलिंग होते हैं, इच्छुक हो जाते हैं। लास्ट पढ़ते हैं, एम्प्लॉइज इन स्पेशलिस्ट रोल्स के जो एम्प्लॉइज हैं स्पेशली हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिटेन। उनको रिटेन करना स्पेशली ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जो स्पेशलिस्ट रोल्स के होते हैं। स्पेशलिस्ट रोल्स जैसे हम कहते हैं एक बात कि अगर मैनेजमेंट वाली बात है, एमबीए है आपका स्पेशलिस्ट रोल हो गया। हमने कहा दूसरा कोई इंजीनियरिंग का फील्ड है जो कि आपका स्पेशलिस्ट रोल हो गया, इनको रिटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आंसर आ गए हैं, ज्योतिष जी के आंसर आया है CFDEAB, बहुत बढ़िया, बहुत सही, आगे देते जाइए। हिमांशु जी आंसर आया है, बहुत बढ़िया। चेतन जी, दीपक कुमार जी, कई लोगों के आंसर बिल्कुल सही, ADB, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर आने शुरू हो गए और हम लोग पहचान लेते हैं, यहां पर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सभी के आंसर आए, देखते हैं किसका कितना सही है, किसका कितना गलत। मेरे को 2 नंबर ही चाहिए। अच्छा, रीअरेंजमेंट में 2 ही नंबर चाहिए, कोई बात नहीं, 2 नंबर से ज्यादा ही मिलेगा,
देखते हैं यहां पर इसे सॉल्व कैसे करना है। हमने पहले पढ़ना शुरू किया कि ऐसे सेंटेंस जो पहला आ सकता है या फिर वो सेंटेंस जो पहला नहीं हो सकता। हमने पढ़ना शुरू किया मोर ओवर यानी कि एक्स्ट्रा, इसके अलावा। अब मोर ओवर जो वर्ड है वो हमें ये बता रहा है, मोर ओवर यानी इसके अलावा यानी कि इससे पहले भी कुछ और हो चुका होगा, कुछ एडिशन रहा होगा, यानी इससे पहले कुछ और होगा, ए नहीं आ पाएगा। दूसरा हमने पढ़ा जो बी दिया है, दिस ट्रेंड शुड बी अ वेकअप कॉल, इसको वेकअप कॉल की जरूरत है। दिस ट्रेंड यानी कि विच ट्रेंड, उस ट्रेंड की बात होनी भी तो चाहिए। क्या यहां पर अभी इससे पहले किसी ट्रेंड की बात हुई? नहीं हुई, यानी कि ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमने देखा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सीवियर चैलेंजेस, ये सीवियर चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन अट्रैक्टिंग, मोटिवेटिंग, रिटेनिंग द की स्टाफ, अपने की स्टाफ को अट्रैक्ट, मोटिवेट और रिटेन करने में। यहां पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया है जो कि ये बताए कि इससे पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि यहां से शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम सारे सेंटेंसेस को पढ़ जरूर लेंगे। डी में दिया हुआ है हैविंग आइडेंटिफाइड दीज एज रीजंस, इन सभी को रीजंस की तरह आइडेंटिफाइड करने के बाद, यानी जो दीज वर्ड आ गया हमारा, दीज वर्ड हमें ये बता रहा है कि इससे पहले कुछ हमने आइडेंटिफाइड किया होगा कुछ चीजों को रीजंस की तरह, तो यानी कि इससे पहले वो चीजें होनी जरूरी है। ई में देखा हमने वन रीजन इज दैट, एक रीजन ये हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है, तो रीजन से पहले कुछ होना तो चाहिए। किस चीज का रीजन भैया? तो रीजन होना जरूरी है, यानी ये भी नहीं आ सकता। और लास्ट में दिया हुआ है एम्प्लॉइज इन स्पेशलिस्ट रोल्स, जो एम्प्लॉइज स्पेशलिस्ट रोल्स के होते हैं उनको रिटेन करना डिफिकल्ट है, रिटेन करना डिफिकल्ट है। शुरुआत यहां से भी नहीं हो रही, शुरुआत सभी को पता चल गया, हो गई सी से शुरुआत हमने लिखा, यानी कि सी आ जाएगा पहले, सी हमने लिख लिया जहां से इसकी शुरुआत हो गई। आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो होता जाएगा टिक करते जाइए। हमने देखा कि अट्रैक्ट करने में, मोटिवेट करने में और रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है की स्टाफ को, ऐसा की स्टाफ जो स्पेशलिस्ट रोल के होते हैं। तो उसकी बात कहां हो रही है? स्पेशलिस्ट रोल्स की, बिल्कुल एफ में बात हो रही है। एफ में दिया हुआ है ऐसे एम्प्लॉय जो स्पेशलिस्ट रोल्स के हैं, सी के बाद कनेक्ट हुआ हमारा एफ। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गेस समझ आ गया होगा, सी के बाद एफ होना चाहिए। ईरान जी सी के बाद ये लगाया है, नेहा जी सी के बाद एफ लगाया है, वेरी गुड। सी के बाद जिनका एफ लगा है, समझ आ रहा है क्यों सी के बाद एफ लगा? क्योंकि सी में बोला गया है रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, और एफ में बोला स्पेशली ऐसे लोगों को रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है जो स्पेशलिस्ट रोल्स के होते हैं, यानी कि बिल्कुल कनेक्शन मिला हमारा सी के बाद एफ से। देन उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। अभी हम पढ़ना शुरू करें, जैसे हमने कहा कि यहां दिया हुआ है डी वाले सेंटेंस में हैविंग आइडेंटिफाइड दीज एज रीजंस, इन सभी को रीजंस की तरह आइडेंटिफाइड किया, यानी इनसे पहले रीजन की बात होनी चाहिए डी से पहले। जरा देखते हैं रीजन की बात कहां कहां हो रही है। तो सबसे पहले तो ई में बात हो रही है, ई में दिया हुआ है वन रीजन इज दैट, एक रीजन ये है, यानी एक रीजन ये है तो यानी दूसरा रीजन भी तो होगा। तो पढ़ते हैं, ई में रीजन दिया हुआ है हमारा, ई में ये रीजन दिया हुआ है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो लीव्ड अवे हो जाते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं वो खिंचे चले जाते हैं प्राइवेट फर्म्स की जगह, प्राइवेट फर्म्स की तरफ, और प्रोफेशनल रिस्क लेने में ज्यादा से ज्यादा विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन अब देखिए फटाफट कहां लगता है, सुने सुंदर जी, अच्छा गलत हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ई के बाद देखो ए तो सही हुआ हमारा, ई हमने देखा पहला रीजन यहां दिया है, दूसरा रीजन ए में दिया है, जहां दिया है कि जो सैलरीज हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इतनी कॉम्पिटिटिव यानी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि प्राइवेट फर्म्स सैलरीज प्रोवाइड करते हैं। दो रीजन हो गए, इन्हीं ये दो रीजन की बात तो हमारी डी में हो रही है, यानी कि हमें यह पता चल गया कि पहले आना चाहिए ई जो कि पहला रीजन है, दूसरा आना चाहिए ए जो कि दूसरा रीजन है। उसके बाद हमने बोला इन दोनों को रीजन बनाने की बात, यानी ई हो गया पहले, उसके बाद आएगा ए, देन उसके बाद आएगा डी। आपने लिख लिया साइड में कि ई हो गया, देन उसके बाद आएगा ए, देन उसके बाद आएगा डी, ये पेयर बन गए। अभी आपको ये नहीं पता पहला दूसरा तीसरा कौन सा है, चौथा पांचवा कौन सी पोजीशन पर है, बट आपको ये पता चल गया किसके बाद क्या आएगा। अब जरा हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा बचा हुआ है। तो सेंटेंस हमारा बचा तो एक ही है जो कि बी वाला सेंटेंस है। फटाफट देखते हैं ये हमारा कहां फिट होगा। जो हमारा बी का सेंटेंस दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। बी का सेंटेंस, दिस ट्रेंड शुड बी अ वेकअप कॉल, इस ट्रेंड को वेकअप कॉल की जरूरत है, वेकअप कॉल की जरूरत है ताकि ये एग्जामिन कर पाए कि एम्प्लॉइज अपनी अपॉर्चुनिटीज बाहर क्यों देखते हैं, यानी प्राइवेट फर्म्स की बात हो इंडिया में या अब्रोड की। तो हमने दिया है दिस ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है जिसको ज्यादा से ज्यादा वेकअप कॉल होने की जरूरत है। तो या तो ये हमारा एंड में आ पाएगा डी के बाद,
या फिर आ पाएगा हमारा एफ के बाद और ई से पहले, क्योंकि ई ए डी के बीच में तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ई ए डी तो हमारा ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। हम बात करें अगर लास्ट के सेंटेंस की, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो लास्ट का सेंटेंस हमारा होता है वो हमें रीजन बताता है, सॉरी वो हमें कंक्लूजन बताता है, रिजल्ट बताता है। तो रिजल्ट और कंक्लूजन तो हमें दे नहीं रहा हमारा बी वाला सेंटेंस। अगर रिजल्ट और कंक्लूजन नहीं दे रहा है तो बी का जो सेंटेंस होगा वो आना चाहिए एफ के बाद। आपकी जो करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सी एफ बी ई ए डी, सी एफ बी ई ए डी, सी एफ बी ई ए डी। देखिए फटाफट बताइए, कई लोगों का गलत हो भी गया, कोई बात नहीं, फटाफट बताइए कितने लोगों का सही गया है, आंसर दीजिए कितने लोगों का सही गया है। और नहीं समझ आया इसमें जो भी कुछ, 4 सही गए रवि जी के, बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत बढ़िया। ओनली 2 ही ठीक हुए हैं, आरती जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सही हुए। अमित जी कोई दिक्कत नहीं है, 2 सही हुए, 2 कई लोगों के सही हुए हैं, आज 2 सही हुए हैं। अभी ये हमने सीख लिया ट्रिक एग्जैक्टली है क्या। देन उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे सेंटेंस में उस ट्रिक को लगाएंगे दूसरे रीअरेंजमेंट में और देखेंगे वो हमारा कहां तक कितने हद तक सही हो पाता है। तो आई गेस समझ आ गया होगा। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया, आई वॉज राइट, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। सुनील जी करेक्ट हो गया, बहुत सही। सत्येंद्र जी यस यस एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी, बहुत बढ़िया, आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया, अच्छी बात है, खुशी हुई, समझ आ गया। एक और हम रीअरेंजमेंट लेते हैं, एसबीआई पीओ के ही एग्जाम का है, तो बढ़ते हैं दूसरे रीअरेंजमेंट की तरफ। वहां देखकर बताइएगा उसका सही सीक्वेंस क्या होगा। चलिए, और नेक्स्ट जो रीअरेंजमेंट है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत सिंपल है, एसबीआई पीओ 2012 का, बहुत सिंपल है। अभी हम बोलेंगे नहीं, आप इसे करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट देखिए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। अब वो सारी चीजें अपने माइंड में रखिएगा जो अभी अभी बताई गई हैं, बहुत सिंपल है। आज हम एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के रीअरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं, इनको और सॉल्व करेंगे हम, अपने दिमाग में रखिएगा इन सारी चीजों को, सारे रूल्स को। कई लोगों के आंसर आना शुरू भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे। अतुल पांडे जी बहुत बढ़िया, सी बता रहे हैं, यहां पर भी सी से शुरुआत होगी। अच्छा, देखते हैं किससे शुरुआत हो सकती है। आगे भी बताइए, आगे भी, सिर्फ एक नहीं बताना, ऐसा थोड़ी ना है कि बस 1 ही मार्क्स मिल जाए बस काम खत्म। अभी कोई कह रहे थे कि सर हमें तो बस 2 ही मार्क्स चाहिए, 2 नंबर से क्या होगा, मार्क्स पूरे आने चाहिए रीअरेंजमेंट में, तभी तो ट्रिक काम करेगी। इसमें तो आर्टिकल है ही नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि आर्टिकल हो, आर्टिकल होगा तो क्या कंडीशन है आपको ये देखना है। सेकंड होगा, ये अनुराधा गुप्ता जी बता रहे हैं। चलिए इसे पढ़ ले रहे हैं, क्या कहता है ये हमारा सेंटेंस। पहला सेंटेंस दिया है, ए ग्रुप ऑफ मीडिया पर्सन्स का एक ग्रुप है, have now taken the responsibility, उसने अब responsibility ले रखी है, यानी कि जिम्मेदारी ले ली है, of educating the people regarding these shows, इन shows के regarding लोगों को educate करने की। तो हमने देखा इन shows के regarding, तो किन shows के regarding, क्या अभी किसी शो की बात हुई है, नहीं हुई, किसी शो की बात नहीं हुई, यानी कि यहां से शुरुआत नहीं हो पाएगी, इससे पहले कोई शो होना जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, These shows are set to be staged, ये शो इसलिए स्टेज किए जाते हैं, फैब्रिकेट यानी फैब्रिकेट किए जाते हैं, फैब्रिकेट का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को बनाना, क्रिएट करना, एंड डायरेक्टेड टू इंप्रूव टीआरपीज, और इसलिए डायरेक्ट किए जाते हैं ताकि इनकी टीआरपी बढ़ सके। दिस इज बिकॉज, यह जो कि हमें बता रहा है ऐसा इसलिए, तो कैसा इसलिए, इसकी बात भी तो होनी चाहिए। चलिए, यानी कि यहां से भी शुरुआत नहीं हो पाएगी। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट दिया है, द रियलिटी शोज ऑन टीवी, टीवी पर जो रियलिटी शोज हैं, हैव बीन अट्रैक्टिंग अ ह्यूज व्यूअरशिप रिसेंटली, वो रिसेंटली उन्होंने एक ह्यूज व्यूअरशिप को अट्रैक्ट किया है। इट मे बी द फर्स्ट सेंटेंस, हो सकता है, बट हमें पढ़ना पूरा सेंटेंस, यानी कि सारे सेंटेंस हमें पढ़ने होंगे। नेक्स्ट दिया है, ओइंग टू देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स के कारण,
किन के एफर्ट्स के कारण भैया, तो पता भी तो होना जरूरी है। ये तो प्रोनाउन आ गया, नाउन की बात नहीं हुई, यानी कि ये नहीं आ सकता। उनके एफर्ट्स के कारण द पब्लिक हैज नाउ रियलाइज, पब्लिक को रियलाइज हो चुका है द ट्रुथ बिहाइंड द रियलिटी शोज आर फास्ट लॉजिंग होल्ड, यानी जो ट्रुथ है उनके रियलिटी शोज के पीछे का, जिससे कि उनकी पकड़ लोगों से काफी ढीली हो रही है बड़ी तेजी से। हम ई में पढ़ते हैं, दो द नेम इन्फर्स रियल, यद्यपि रियल के नाम पर व्यूअर्स आर बीइंग एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ अनरियल कंटेंट, व्यूअर्स को बहुत सारा अनरियल कंटेंट दिखाया जाता है। तो इसकी बात भी तभी होगी जब पहले रियलिटी शो की बात हो जाएगी। एफ में हमने देखा द पब्लिक हाउएवर इज ड्रॉन टू सच कंटेंट्स, पब्लिक को जैसे तैसे भी करके सेंटेंस दिए जाते हैं, ड्रॉन किए जाते हैं ऑफ द रियलिटी शोज के अनअवेयर ऑफ दिस फैब्रिकेशन, और वो इस फैब्रिकेशन से अनअवेयर है, यानी कि पब्लिक। तो फटाफट देख ले रहे हैं यहां पर, देखो एक ट्रिक और मिली, यहां पर एक चीज और मिली, लिखा हुआ है दिस फैब्रिकेशन, यानी कि इससे पहले फैब्रिकेशन की बात होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं, यहां पर शुरुआत हमें मालूम पड़ गई सी से हो गई, हमने यहां पर लिख दिया कि जो शुरुआत हो गई हमारी वो हो गई है सी से। सी से शुरुआत हो गई, आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दिया है। हमने अभी यहां पर देखा था जो देयर दिया है, देयर दिया यानी कि प्रोनाउन है, तो उसका नाउन और ढूंढ ले रहे हैं कि नाउन कहां दिया है। देयर है जो कि प्लूरल है, तो नाउन भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो हमने देखा किसी के ओइंग टू देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स के कारण पब्लिक को रियलाइज हुआ है। तो एफर्ट्स यहां पर जो किया था वो किसने किया था? एग्जैक्टली सबसे ऊपर दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ मीडिया पर्संस, ए ग्रुप ऑफ मीडिया पर्संस, यानी कि प्लूरल की बात यहां हो गई। इससे पहले नाउन हमारा यहां रिकॉग्नाइज हो चुका है, यानी कि ये नाउन हो गया, दूसरा हमारा प्रोनाउन हो गया। तो आपको इतना पता चल गया कि ये ए के बाद डी आएगा, ये नहीं पता कहां आएगा, बट इतना तो पता चल ही गया कि ए आएगा, देन उसके बाद डी आएगा। ये पेयर हमारा बन चुका है। तो हमने ए को मार्क कर दिया, डी को भी मार्क कर दिया, सी को भी मार्क कर दिया। सी में हमने पढ़ा था द रियलिटी शोज ऑन टीवी, टीवी पर जो रियलिटी शोज है हैव बीन अट्रैक्टिंग अ ह्यूज व्यूअरशिप रिसेंटली उन्होंने ह्यूज व्यूअरशिप को अट्रैक्ट किया। अब जो आंसर आ रहे हैं देखो, बी और दूसरा कौन सा आंसर आ रहा है, बी और ई, ज्यादा ही आंसर आ रहे हैं। तो आपको देखना होगा या तो बी आएगा पहले या फिर ई आएगा। अब कंफ्यूजन अगर इसमें है आपको बी आएगा या ई आएगा, जरा देख ले रहे हैं। तो पहले चेक करते हैं बी आएगा या नहीं। हमने कहा दिस द रियलिटी शोज ऑन टीवी, टीवी पर जो रियलिटी शोज है हैव बीन अट्रैक्टिंग अ ह्यूज व्यूअरशिप रिसेंटली ह्यूज व्यूअरशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए दीज शोज आर सेट टू बी स्टेज, यानी कि अगर ये जो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि इनकी टीआरपी बढ़े। यानी कि हम अगर किसी भी शो को देखते हैं तो इसलिए देखते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। ऐसा है क्या? आपको पता चल गया कोई चैनल है उसकी टीआरपी बढ़ नहीं रही, तो आप कॉलोनी में जाके चिल्लाए जाते हो आओ आज ये चैनल देखेंगे इसकी टीआरपी बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, आपको वो चैनल या वो शो पर्टिकुलर पसंद आता है, इसलिए हम वो चीज देखते हैं। यही तो बात है। हमने देखा, देखो बी नहीं हो सकता, तो दूसरा जो ऑप्शन हमारा बच रहा है उसको देखते हैं, ई वाले को। ई में दिया है दो द नेम इन्फर्स रियल, रियल के नाम पर व्यूअर्स आर बीइंग एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ अनरियल कंटेंट, व्यूअर्स को बहुत सारा अनरियल कंटेंट दिखाया जाता है जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखें तो हमारा ई वाला लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जैसे हम देखते हैं चैनल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी में भी अगर ये चैनल में भी अगर हमें बता दिया गया कि ये धारावाहिक सत्य घटना पर आधारित है, एक भूत आया ऊपर से, हम भी इमेजिन करने लग जाते हैं हाँ भूत आया होगा, कैसा लगा होगा, हमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो रियल के नाम पर अनरियल चीजें भी होती हैं, पता हमें खूब है लेकिन इंटरेस्ट हमें तभी आ जाता है, थोड़ी देर के लिए देखते हैं इंटरेस्ट आ जाता है। यानी कि हमें पता चल गया कि सी आया, सी के बाद कनेक्ट हो गया ई, हमने लिख लिया सी हो गया ई। अब हम देखें कि जो ई है वो हमें अनरियल कंटेंट क्यों दिखाते हैं। अनरियल कंटेंट वो हमें इसलिए दिखाते हैं ताकि उनकी टीआरपी इंप्रूव हो सके। आप कनेक्शन मिल रहा है ना पूरा का पूरा, टीआरपी इंप्रूव हो सके, यानी ई के बाद आ गया आपका बी। अब जरा देख ले रहे हैं हमारा रह कौन सा गया है, एक रह गया हमारा एफ। जरा देखते हैं एफ को कहां कनेक्ट करेंगे। एफ में दिया है द पब्लिक हाउएवर इज ड्रॉन टू सच कंटेंट्स ऑफ द रियलिटी शोज अनअवेयर ऑफ दिस फैब्रिकेशन। पब्लिक को इस तरीके के कंटेंट दिए जाते हैं और वो इस फैब्रिकेशन से अनअवेयर है। किस फैब्रिकेशन से? उस फैब्रिकेशन की बात होनी चाहिए। एंड में ये सेंटेंस आ सकता है या फिर मिड में आ सकता है। एंड में तब आएगा जब ये हमारा रिजल्ट बताएगा, और मिड में आ सकता है तो हम चेक करते हैं दिस फैब्रिकेशन की बात है, तो क्या बी में कहीं फैब्रिकेशन की बात हो रही है?
हम बी में आए, बी में दिया हुआ टू बी स्टेज एंड फैब्रिकेटेड, एग्जैक्टली फैब्रिकेशन की बात यहां भी हो रही है, तो उसके बाद फैब्रिकेशन बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। सी आया, ई आया, बी आया, उसके बाद आएगा एफ, ए एंड डी, और लास्ट में देखते हैं क्या डी में सच में कंक्लूजन जैसी बात हो रही है। डी में हमने देखा दिया है owing to their efforts, उनके एफर्ट्स के कारण द पब्लिक हैज नाउ रियलाइज, पब्लिक को रियलाइज हो चुका है द ट्रुथ बिहाइंड द रियलिटी शोज के पीछे का ट्रुथ आर फर्स्ट लॉसिंग होल्ड, जिससे कि उनकी पकड़ है धीरे धीरे स्पीड से छूट रही। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मेशन हो गया। फटाफट लिख के बताइए कितने लोगों का सही हो गया। बहुत बढ़िया, कई लोगों का सही हो गया। आशुतोष जी सी बी एक गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ आ गया होगा। आई होप अब सभी को समझ आया होगा। एक काम करिएगा, ये जो रूल्स आए इन रूल्स को अपने दिमाग में रखिए और आज ये एसबीआई पीओ या फिर कोई भी बैंक का सेट उठाइए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, वहां रीअरेंजमेंट सॉल्व करिए और इन्हीं सारी चीजों को, ट्रिक्स को वहां पर अप्लाई करके देखिए क्या सच में अप्लाई हो पा रही है। चाहे अप्लाई होंगी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच छह बार गलत भी होगा, लेकिन उसके बाद फिर माइंड में ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगे। आपको देखिए करना क्या है, आप यही सारी चीजें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। देखिए रीअरेंजमेंट एक ऐसी चीज है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया रहेगा। क्लियर? तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और ज्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की चीजें। आप एक काम करिएगा, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की एक्सरसाइज चाहिए तो महिंद्रा का YouTube चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको महिंद्रा का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, जहां पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। अलॉन्ग विद दैट फेसबुक का पेज, जिसमें आप फेसबुक का पेज, मैं चाहूंगा अगर फेसबुक का पेज अगर पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाए ताकि सबको पता चल जाए। चलिए, अगर नहीं आ पाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ई महिंद्रास डालिए फेसबुक पर, उस पेज पर आपको सारी हमारी जितने भी कंटेंट हैं उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।